आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन। चलिए बेसिक डेफिनेशन से शुरू करते हैं कि फंक्शन क्या होता है। इससे पहले हमने रिलेशन डिस्कस किया था, आज हम फंक्शन को डिस्कस करते हैं। मैंने बेसिक डेफिनेशन फंक्शंस की लिखी है, इसको समझ करके ही हम आगे के कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे। लेट a and b be any two non-empty sets. Then a function f from a to b is a relation which relates every element of a to a unique element of b. क्या मीनिंग है इस सेंटेंस का कि कोई दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, सेट से ही हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं, और एक फंक्शन है जिसको कैपिटल F से रिप्रेजेंट किया गया है। ये कैपिटल F फंक्शन डिफाइंड है A से B पर, यानी कि A के एलिमेंट B से रिलेट हो रहे हैं, और इसको इस तरह से लिखते हैं F such that A to B। ये भी एक टाइप का रिलेशन है। किस तरह का रिलेशन है कि जो सेट A के एलिमेंट है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A, जो सेट A के एलिमेंट है उनकी एक यूनिक इमेज सेट B के एलिमेंट के साथ होनी चाहिए। यानी कि एक डोमेन की दो इमेज नहीं होनी चाहिए। यूनिक, यहाँ पर मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, यहाँ पर यूनिक इमेज सेट B के एलिमेंट से होनी चाहिए। इस तरह का रिलेशन क्या बनता है, फंक्शन बन जाता है। सेकेंड डेफिनेशन मैंने लिखी है, मैथमेटिकली हम फंक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं f a to b इज ए फंक्शन, देन a इज डोमेन। जो सेट a है, सेट a के एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे, डोमेन कहलाएंगे, और सेट b के एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे, कोडोमेन कहलाएंगे, अगर फंक्शन a से b पर डिफाइंड है। एक एग्जांपल से समझते हैं। एक सेट a है, इसमें x1, x2, x3, x4, x5, x6 एलिमेंट्स हैं, और एक सेट B है, इसमें y1, y2, y3, y4, y5, y6 एलिमेंट्स हैं, और फंक्शन डिफाइंड है a to b पर। यहाँ पर x1 रिलेट कर रहा है y2 से, x2 रिलेट कर रहा है y1 से, x3 रिलेट कर रहा है y3 से, x4 रिलेट कर रहा है y4 से, x5 रिलेट कर रहा है y5 से, एंड x6 रिलेटेड टू y6। तो यहाँ पर मैंने फंक्शन लिखा है x1, y2, x2, y1, x3, y3, x4, y4, x5, y5, x6, y6। तो आप देख सकते हैं जो डोमेन का सेट बना है वो सेट A के ऑल एलिमेंट्स हैं, x1, x2, x3, x4, x5, x6, और जो कोडोमेन है वो सेट B के ऑल एलिमेंट्स हैं, y1, y2, y3, y4, y5, y6। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक एलिमेंट की यूनिक इमेज सेट B के अंदर बन रही है। कोई भी एक एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी दो इमेज हो। अगर x1 यहाँ पर दो एलिमेंट से रिलेटेड हो जाता है तो ये फंक्शन नहीं है, ये रिलेशन है। तो आप इसको देख सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। एक सेट है 1, 2, 3 तीन एलिमेंट्स का, और एक सेट B 2 एलिमेंट्स 8 and 10, और फंक्शन डिफाइंड है a to b। डिफाइंड बाई यानी कि फंक्शन दिया हुआ है 2 रिलेटेड टू 8, 3 रिलेटेड टू 10। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बताओ कि f फंक्शन है कि नहीं है। तो देखते हैं। जो सेट A है हमारा, उसमें डोमेन 3 नंबर है 1, 2, 3, और जो सेट B है उसमें कोडोमेन है 8, 10। 2 8 से रिलेट हो रहा है, 3 10 से रिलेट हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेट A में 1 कोई इमेज नहीं बना रहा है। तो डेफिनेशन में मैंने कहा था फंक्शंस की कि एवरी एलिमेंट ऑफ
A is related to image in B with unique image, तो यहाँ पर 1 empty है, तो ये फंक्शन नहीं है, not function, but this is a relation. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रेंज ऑफ फंक्शन। इससे पहले हमने डिस्कस किया था डोमेन एंड कोडोमेन। क्या होता है रेंज फंक्शन का? सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल इमेज ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड ए रेंज। अगर हमारे पास 2 सेट्स हैं ए एंड बी, तो सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं, जो डोमेन होते हैं, वो जो इमेज बनाते हैं सेट बी में, वो जितनी भी पॉसिबल इमेज है फंक्शन की, वो क्या कहलाती है? रेंज कहलाती है। जैसे एफ ए टू बी फंक्शन डिफाइंड है सेट ए से सेट बी पर, तो इट्स रेंज, इसकी जो रेंज होगी वो एफ ऑफ ए, यानी कि डोमेन ए की वैल्यू पर जो फंक्शन की वैल्यू आएगी, और इसको डिनोट करते हैं आर ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ से। तो कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट्स इमेज बना रहे हैं, जितने भी एलिमेंट्स की इमेज बन रही है, दीज आर रेंज। वो क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा। रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज हमेशा कोडोमेन का सबसेट होता है। किसी केस में रेंज कोडोमेन के इक्वल हो सकता है और किसी केस में रेंज कोडोमेन का सबसेट हो सकता है। एफ एक्स इक्वल टू वाई, ये प्रेजेंटेशन है फंक्शन की मैथमेटिक्स में। एक्स डोमेन, वाई इमेज, तो इमेज ऑफ एक्स इज वाई, तो एक्स की इमेज क्या है? वाई है। एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स, प्री इमेज ऑफ वाई इज एक्स। जो हमारे पास डोमेन होते हैं उनको हम प्री इमेज भी कहते हैं, और जो हमारे पास रेंज होती है उसको हम इमेज भी कहते हैं। एक एग्जांपल से और समझते हैं इमेज, प्री इमेज। एक सेट है ए -3, -2, 1, 0, 1, 2, 3, और एक अनदर सेट है सेट बी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, और एक फंक्शन डिफाइंड है ए से बी पर, सेट ए से सेट बी पर डिफाइंड है, यानी कि सेट ए डोमेन होगा, सेट बी कोडोमेन। किस तरह का फंक्शन है? एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स प्लस 1। कहा है राइट ए फंक्शन सेट ऑफ ऑर्डर पेयर। सेट ऑफ ऑर्डर पेयर की फॉर्म में एक फंक्शन लिखो, एंड एफ इनवर्स 5 एंड एफ इनवर्स 7। क्या मतलब है इसका? 5 की प्री इमेज लिखो एंड 7 की प्री इमेज लिखो, एंड ऑल्सो फाइंड रेंज। रेंज भी इसमें मैं ऐड कर देता हूं। एफ ऑफ ए भी इसमें लिखो। तो मैंने यहाँ पर एफ ऑफ ए की वैल्यू निकाली है। -3 डोमेन पुट किया अपने फंक्शन में एक्स में, तो वैल्यू आई 7। डोमेन की वैल्यू -2 पुट की फंक्शन में, तो वैल्यू आई 3। -1 पर वैल्यू देता है फंक्शन 1, 0 पर 1, 1 पर 1, 2 पर 3, 3 पर 7। तो मैंने फंक्शन लिखा है -3 रिलेटेड टू 7, -2 3, -1 1, 0 1, 1 1, 2 3, 3 7। तो ये फंक्शन ऑर्डर पेयर की फॉर्म में बना। अब इसमें हम देखते हैं एफ इनवर्स 5। एफ इनवर्स 5 का मतलब है 5 इमेज है, 5 की प्री इमेज हमने ढूंढनी है। तो यहाँ पर कोई भी एफ ऑफ ए की वैल्यू 5 नहीं है, तो हम कह सकते हैं एफ इनवर्स 5 डज नॉट एग्जिस्ट। एफ इनवर्स 5 एग्जिस्ट नहीं करता है। 5 इमेज नहीं बन रही है फंक्शन की, कोई भी सेट ए का एलिमेंट्स 5 वैल्यू नहीं दे रहा है। नेक्स्ट देखते हैं एफ इनवर्स 7। एफ इनवर्स 7 का मतलब यह है कि 7 इमेज कहाँ पर बन रही है? तो यहाँ पर एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 7। एफ ऑफ ए की वैल्यू 7 है,
तो इफ अगर f ऑफ 3 इज इक्वल टू 7, तो यहां से f इनवर्स 7 कितना हो जाएगा 3। तो यानी कि 7 की प्री इमेज कितनी होगी 3 होगी। अब आगे चलते हैं रेंज। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि f ऑफ a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 7 3 1 1 1 3 7। अगर हम इसमें रिपीटिशन ना लें तो हमारे पास रेंज आ जाएगी 1 3 7। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं रेंज इज इक्वल टू 1 3 7। तो इस फंक्शंस की जो फंक्शन a से b पर डिफाइंड था, इस फंक्शंस की रेंज 1 3 7, कोडोमेन ऑल एलिमेंट्स इन b, डोमेन ऑल एलिमेंट्स इन a, और ये फंक्शन बना। और इसमें आप देख सकते हैं कि माइनस के 3 7 से रिलेट कर रहा है, 3 भी 7 से रिलेट कर रहा है, -2 3 से रिलेट कर रहा है, 2 भी 3 से रिलेट कर रहा है। यानी कि दो नंबर की दो एलिमेंट्स की एक इमेज आ सकती है, लेकिन कोई भी एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं आ रही है। सिंगल डोमेन सिंगल इमेज बना रहा है। -3 की अगर 7 है तो -3 की कोई और इमेज नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि दिस इज ए फंक्शन, ये फंक्शन है। ये आपके पास प्री इमेज है 3 7 की, 5 की प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही है, और ये रेंज है। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट थे फंक्शंस के। अब हम फंक्शन को आगे शुरू करते हैं। इसमें एक चीज़ और मैं कहना भूल गया कि f ऑफ 3 इक्वल टू 7 है और f ऑफ -3 इक्वल टू 7 है। तो जो प्री इमेज ऑफ 7 होगी वो +-3 होगी, +-3, क्योंकि 7 की जो प्री इमेज बन रही है वो 3 भी बन रही है और -3 भी बन रही है। यहाँ मेरा ध्यान नहीं रहा। थैंक यू। नेक्स्ट पॉइंट, फंक्शन में हम समझते हैं नंबर ऑफ फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। 2 सेट्स हैं a एंड b। सपोज सेट a में m एलिमेंट्स हैं और सेट b में n एलिमेंट्स हैं। तो जो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन होंगे सेट a से सेट b में जो बनेंगे वो n की पावर m, यानी कि फर्स्ट सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसकी पावर सेकंड सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आएगा n की पावर n। एक एग्जांपल से मैंने यहाँ आपको समझाया है। सपोज सेट ए में 1 और 2 दो एलिमेंट्स लिए हैं मैंने, और सेट बी में भी दो एलिमेंट्स लिए हैं ए एंड बी, और फंक्शन डिफाइंड है सेट ए से सेट बी में। सेट ए डोमेन, सेट बी कोडोमेन। तो देखते हैं इसमें कितने फंक्शन बनेंगे। तो 2 की पावर 2 4, यानी कि ये जो दो एलिमेंट्स हैं इसकी पावर 4। ऐसे 1 2 ए बी, 1 1 के साथ रिलेट हो सकता है, 2 2 के साथ रिलेट हो सकता है। दिस इज ए फंक्शन, एक फंक्शन बना। 1 बी के साथ रिलेट हो सकता है, 2 ए के साथ रिलेट हो सकता है, दो फंक्शन बने। 1 ए के साथ रिलेट हो सकता है, 2 भी ए के साथ रिलेट हो सकता है, बी एम्प्टी रह सकता है क्योंकि ये कोडोमेन के सेट है, इसमें कोई खाली नहीं रहना चाहिए। तो 3 फंक्शन बने। 1 बी के साथ रिलेट हो सकता है, 2 भी बी के साथ रिलेट हो सकता है। 4 फंक्शंस बने, तो देयर आर 4 फंक्शन। तो दिस इज द स्टैंडर्ड फार्मूला n की पावर m। सम स्टैंडर्ड फंक्शन हम देखते हैं। ये इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं जो काफ़ी यूज़ होते हैं फंक्शन में, और बच्चों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम होती है। जैसे मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, कुछ आसान से फंक्शन है, स्क्वायर रूट फंक्शन वगैरह वो समझ आ जाते हैं बच्चों को। तो मैं कुछ फंक्शंस आपको दिखा रहा हूँ। तो फर्स्ट है मॉडुलस फंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है। मॉडुलस फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं y इज इक्वल टू एक्स के बीच, दो पैरेलल लाइन के बीच में x, इसको हम बोलते हैं मॉड ऑफ x। ये दिस इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x। डोमेन ऑल रियल नंबर, यानी कि फंक्शन जो है सारे रियल नंबर पर डिफाइंड होता है, और रेंज पॉजिटिव
रियल नंबर, यानी कि इसमें पॉजिटिव वैल्यू होती है 0 टू इन्फिनिटी। मैंने यहाँ लिखा है मॉड एक्स नॉट इक्वल टू -1। मॉड एक्स की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ये पॉजिटिव वैल्यू देता है, एब्सोल्यूट वैल्यू होती है मॉडुलस ऑफ एक्स की। और इसको हम बेसिकली लिखते हैं मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डोमेन ऑल रियल नंबर है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 0। तो पॉजिटिव रियल नंबर पर मॉडुलस ऑफ एक्स के इक्वल होगा, और नेगेटिव, अब चूंकि डोमेन नेगेटिव रियल नंबर है तो मॉडुलस ऑफ एक्स इक्वल टू -x लिखेंगे, क्योंकि माइनस माइनस होकर के प्लस हो जाएगा, क्योंकि मॉडुलस ऑफ एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। 2 का मॉड 2, -2 का, क्योंकि -2 जो है वो हमारा नेगेटिव रियल नंबर है, तो -2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ -2, दिस इज इक्वल टू 2। तो -2 का मॉड भी 2 आएगा और 2 का मॉड भी 2 आएगा। इसको ग्राफ से भी हम समझते हैं। ग्राफ ऑफ मॉड एक्स हम देखते हैं। ये x एंड y प्लेन में मॉडुलस ऑफ x, मॉडुलस ऑफ x दिस इज इक्वल टू x इफ डोमेन पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो 0 से हम पॉजिटिव रियल नंबर्स की तरफ चलेंगे तो हमारा ग्राफ इंक्रीज करेगा। y इज इक्वल टू x, y1 x1 y2 x2 y3 x3, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाएंगे y की वैल्यू बढ़ती जाएगी और ग्राफ हमारा 0 टू इन्फिनिटी की तरफ जाता रहेगा इंक्रीज करके। तो यहाँ पर पॉजिटिव रियल नंबर पर मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू x, तो y इज इक्वल टू x की आइडेंटिटी लाइन। अब निगेटिव रियल नंबर पर, क्योंकि बेसिक डेफिनेशन मॉडुलस ऑफ x की +x एंड -x, +x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर, -x लेस देन 0 पर। तो लेस देन इक्वल टू 0 पर ग्राफ -x -1 माइनस ऑफ माइनस +1, तो ग्राफ हमारा पॉजिटिव की तरफ जाता रहेगा, लेकिन डिक्रीज करेगा जैसे जैसे हम -∞ से 0 टू इन्फिनिटी। तो रेंज हो जाएगी इसकी 0 टू इन्फिनिटी। एक एग्जांपल लेते हैं मॉडुलस फंक्शन का। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ f(x) इक्वल टू x-1 का मॉड प्लस x-2 का मॉड। इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है हमें। तो इसकी डोमेन हो जाएगी ऑल रियल नंबर। क्यों? क्योंकि मॉडुलस फंक्शंस की डोमेन ऑल रियल नंबर होती है, वो सारे रियल नंबर पर डिफाइंड होता है। तो इस फंक्शंस की डोमेन भी ऑल रियल नंबर हो जाएगी। फंक्शन सारे रियल नंबर पर डिफाइंड है, हमारे पास x की कोई ऐसी वैल्यू है ही नहीं जिस पर ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाए। रेंज के लिए देखते हैं। रेंज के लिए इसको मॉडुलस से बाहर लाना पड़ेगा। x-1 प्लस x-2, 1 और 2 क्रिटिकल पॉइंट है। 1 से बड़े पर ये पॉजिटिव देगा, 1 से छोटे पर नेगेटिव देगा जब ये मॉड से बाहर आता है। ये 2 से बड़े पर पॉजिटिव देता है, 2 से छोटे पर नेगेटिव वैल्यू देता है। तो हम देख लेते हैं, मैंने यहाँ पर 1 लिखा है और 2 लिखा। 1 से लेस देन पर अगर ये नेगेटिव देता है तो -x + 1 हो जाएगा। ये भी नेगेटिव देगा, -x + 2 हो जाएगा, तो -2x + 3। तो लेस देन 1 डोमेन पर फंक्शन आ जाएगा -2x + 3। अब हम 1 से छोटे और 2 से छोटे और 1 से बड़े डोमेन पर देखते हैं, यानी कि 1 और 2 के बीच में हमारा फंक्शन कैसा होगा विदाउट मॉडुलस। तो यहाँ पर ग्रेटर देन 1 है तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा x-1। ये लेस देन 2 है तो यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू देगा -x + 2। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी फंक्शन की 1। 1 से 2 पर पूरा फंक्शन की वैल्यू 1 हो जाएगी। ग्रेटर देन 2 पर दोनों पॉजिटिव होंगे, x-1 प्लस x-2, तो 2x - 3। तो ग्रेटर देन इक्वल टू पर 2x - 3 वैल्यू आ जाएगी। अब 1 से डोमेन लेस देन 1 डोमेन पर फंक्शन की क्या रेंज आएगी? अगर मैं यहाँ पर x को 1 पुट करूँ तो -2 + 3 कितना हो जाएगा? 1। और मॉडुलस फंक्शन है पॉजिटिव जाएगा तो 1 टू इन्फिनिटी। यहाँ पर वैल्यू फंक्शन की 1 है ही। यहाँ पर 2 से ग्रेटर देन चलेंगे, 2 to the 4 - 3 1, क्लोज इंटरवल 1 to 3। तो इन तीनों को मिला करके फंक्शन की रेंज हो जाएगी 1 to 3। तो इस फंक्शन की रेंज आई क्लोज इंटरवल 1 टू इन्फिनिटी और डोमेन आया ऑल रियल नंबर। तो इस तरह से हम मॉडुलस फंक्शंस की डोमेन और रेंज फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस को मैथमेटिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं f(x) = x कर्ली ब्रैकेट या बड़े ब्रैकेट।
एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज इक्वल टू एन। एन इंटीजर होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू इंटीजर के इक्वल होती है, जहाँ पर x कोई रियल नंबर है और वो लेस देन n+1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू n, यानी कि कोई भी इंटीजर की वैल्यू अगर हम n डालेंगे तो x जो है वो n+1 से छोटा होगा और n के इक्वल होगा। डोमेन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का और रियल नंबर होता है, सारे रियल नंबर पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड है, एंड जो रेंज है वो इंटीजर है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा इंटीजर वैल्यू देता है। इसका ग्राफ देखते हैं, तो मैंने डोमेन लिया है 0, 1, 2, 3, 4, 0, -1, -2, -3, -4। तो आप देख सकते हैं कि 0 और 1 के बीच में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ है वो 0 रहेगा। 0 से अगर हमने डोमेन पुट किया x में 0, 1, 0 पॉइंट समथिंग पर ग्राफ हमारा 0 चलता रहेगा, और जैसे ही हम 1 पुट करेंगे 1 पर हमारा ग्राफ 1 से शुरू हो जाएगा। यहाँ पर मैंने 1 डोमेन पर जो है इंटीजर 1 दिखाया है, ये डार्क में आप देख सकते हैं। अब अगर मैं 1 से आगे डोमेन पुट करूँगा 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 समथिंग, तो हमारा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 1 ही चलती रहेगी, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीजर वैल्यू देता है। यहाँ पर ये 1 ही चलती रहेगी। जैसे हम x को 2 पुट करेंगे वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी। तो यहाँ पर मैंने 2 पर डार्क दिखाया है, यहाँ पर होल दिखाया है 1 से आगे। इसी तरह से 2 और 3 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 2 ही रहेगी। 3 पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3 हो जाएगा, 3 से 4 के बीच में 3 वैल्यू चलती रहेगी। तो ये स्टेप वाइज फंक्शन भी कहलाता है। सारी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू इंटीजर है, इंटीजर पर इंटीजर ही रहेगी, नॉन इंटीजर पर भी इंटीजर रहेगी। इंटीजर पर फंक्शन जंप करता है, 1 पर जंप कर रहा है, 2 पर, 3 पर, 4 पर। सिमिलरली इसी तरह से 0 से -1 के बीच में -1 ग्राफ चलेगा। 0 से -1 के बीच में जितने भी हम वैल्यू लेंगे वो -1 चलेगा, -1 पर भी -1 वैल्यू रहेगी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। -1 से -2 पर -2 वैल्यू रहेगी, -2 से -3 पर -3 वैल्यू रहेगी, एंड सो ऑन। हम कह सकते हैं 0.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0, और 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1, 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1, 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2, 2 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2, एंड 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3। इसी तरह से हम देख सकते हैं माइनस के 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -1, लेस देन इंटीजर x लेस देन n+1 ग्रेटर देन इक्वल टू n, लेस देन इंटीजर। तो ये ग्राफ का डोमेन और रेंज आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। इसका एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। एग्जाम्पल है, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ f(x) इक्वल टू 1/√5 जीट ऑफ x माइनस जीट का स्क्वायर -4। तो इस फंक्शंस का हम डोमेन और रेंज देखते हैं। f(x) इज इक्वल टू 1/√5 जीट ऑफ x माइनस जीट ऑफ x का स्क्वायर -4। ये जीट ऑफ x में फंक्शन है और स्क्वायर रूट में भी फंक्शन है और रेसिप्रोकल में भी फंक्शन है। अंडर रूट के अंदर कोई भी फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है और नीचे डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू होता है। तो फंक्शंस का डोमेन निकालने के लिए, x की वैल्यू निकालने के लिए फर्स्ट इज x जीट ऑफ x माइनस जीट ऑफ x स्क्वायर -4 ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 इसलिए नहीं लिया क्योंकि रेसिप्रोकल फंक्शन है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा तो डोमेन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ग्रेटर देन 0, यहाँ से अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ x स्क्वायर -5 ऑफ जीट x प्लस के 4 लेस देन 0, एंड दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन जीट x। इसके मैं फैक्टर बना रहा हूँ, फैक्टर हो जाएंगे जीट ऑफ x 4 + 1, तो जीट ऑफ x प्लस जीट ऑफ x स्क्वायर माइनस के 4 जीट ऑफ x माइनस के
g into of x प्लस 4 लेस देन 0। 4 कैसे फैक्टर जो प्लस करके 5 है तो माइनस। अब यहाँ से फैक्टर आ जाएंगे आपके पास से g into of x माइनस 4 एंड g into of x माइनस 1, g into of x माइनस 1 एंड लेस देन 0। दो फैक्टर हो जाएंगे इसके, g into of x माइनस 4, g into of x माइनस 1। इसको मैं, ये इनइक्वलिटी है, g into of x माइनस 4, g into of x माइनस 1 लेस देन 0। तो यहाँ से g into of x लेस देन 4 ग्रेटर देन 1 क्रेविकर मेथड के अकॉर्डिंग, एंड g into of x 1 से 4 के बीच में अगर लाई करता है तो g into of x की वैल्यू हो जाएगी 2 and 3, क्योंकि g into of x इक्वल टू इंटीजर। तो यहाँ से x बिलोंग कर जाएगा क्लोज इंटरवल 2 टू ओपन इंटरवल 4 एंड दिस इज द डोमेन। इसका डोमेन हो जाएगा क्लोज इंटरवल 2 टू ओपन इंटरवल 4। 4 रेंज, हमारे पास फंक्शंस था y इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 5 g into of x माइनस g into of x का होल स्क्वायर माइनस 4। यहाँ पर देखो आप g into of x की वैल्यू 2 and 3, अगर मैं g into of x की वैल्यू 2 पुट करता हूँ यहाँ पर तो 5 2 10 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 8, 10 माइनस 8 रूट 2, वैल्यू रूट 2 आती है। और अगर मैं यहाँ पर 3 पुट करता हूँ तो 5 3 15 और 3 का स्क्वायर 9 माइनस 9 माइनस 4 13, 15 माइनस 13 अंडर रूट 2। तो सिर्फ एक ही वैल्यू आती है y की 1 अपॉन अंडर रूट 2। तो इसकी जो रेंज है वो हो जाएगी 1 अपॉन अंडर रूट 2। दिस इज द रेंज।